दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आपको बताने के लिए। खबरें बताऊंगा उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि एक बड़ी भयावह खबर आई है उत्तर प्रदेश के खागा फतेहपुर से। तो इस खबर की सूचना देश के तमाम एजेंट साथियों को और निवेशकों को पहुंचना अत्यावश्यक है, इसलिए तमाम साथी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे मेरे वीडियो संदेश को। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे साथी। तो सबसे पहले मैं वो बड़ी भयावह खबर ही आपको बता देता हूँ। अपना राजेश प्रसाद विश्वकर्मा टोगो रिटेल मार्केटिंग कंपनी के एक एजेंट थे खागा फतेहपुर यूपी से। लगभग 29 दिन पहले उन्हें उनके निवेशकों ने, जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार ही थे, गोली मार दी थी। और वो इसलिए मार दी थी कि उनका मानना ये था कि ये व्यक्ति हमारे पैसे इसकी वजह से फंसे हैं टोगो रिटेल मार्केटिंग में और अब इसी को वापस करने चाहिए। चूँकि बहुत सारे लोगों का पैसा निवेश कराया होगा, जाहिर सी बात है, तो इतने लोगों का पैसा दे नहीं सकता कोई भी एजेंट। तमाम निवेशकों का पैसा वापस कर दे, इतनी हस्ती किसी भी एजेंट की मुझे नहीं लगती है। और इसी बात से क्रोधित होकर उन निवेशकों ने, जो विश्वकर्मा जी के रिश्तेदार भी थे, उनको गोली मार दी थी अकोड़िया मोड़ हाईवे पर। उनकी पत्नी के बयान पर उनके खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 307 के अंतर्गत जानलेवा हमला करने का और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था निवेशकों के खिलाफ। लेकिन अब चूंकि उनकी मृत्यु हो गई है तो अब यही मुकदमा हत्या के मुकदमे में बदल जाएगा और उनके खिलाफ आईपीसी 1860 की धारा 302 लग जाएगी और वो आजीवन कारावास या सजाए मौत से भी दंडित किए जा सकते हैं। ऐसी ये पहली घटना नहीं है साथियों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां निवेशकों ने एजेंट के साथ मारपीट की है, उन पर जानलेवा हमले किए हैं, उनके घर मकान दुकान छीन लिए हैं, उनके पशुधन को छीन लिया है। बहुत सारे स्थानों पर उनकी ज़मीनों को भी कब्जा करके ज़बरदस्ती जोता बोया जा रहा है निवेशकों द्वारा। और ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान में है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ एजेंट साथी हैं जो भिन्न भिन्न कंपनीज में काम करते थे। और निवेशकों की तो सबको पता ही है, लगभग 42 करोड़ निवेशक हैं देश में, जिनका पैसा लाखों ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में डूबा है। और ये बड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। राजस्थान में भी लगभग 1 साल पहले एक ऐसा केस हुआ था कि सहारा के एक एजेंट साथी ने सुसाइड कर लिया था और वो अपने निवेशकों का नाम लिख करके दे गया था सुसाइड नोट में कि मैंने इन निवेशकों के भय के कारण, ये मुझ पर रोज़ तकाजा करते थे, मारपीट करते थे, इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली है। मेरी मौत के जिम्मेदार ये हैं। वो निवेशक भी अभी तक जेल में पड़े सड़ रहे हैं। ऐसी और घटनाएं हैं। तो इन घटनाओं से आपको सबक लेने की आवश्यकता है साथियों, क्योंकि जो निवेशक साथी हैं वो एजेंट्स को इस तरह से मारेंगे या उनके साथ जुल्म करेंगे तो उनको भी अनेक कष्टों से गुजरना पड़ेगा, जेल यातनाएं भोगना पड़ेंगी। और मैंने कल के वीडियो में बताया था, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुनाया था कि उन्होंने क्या कहा था 2016 में। उन्होंने भी लगभग ऐसी ही बातें कही थी और इसी वजह से सरकार ने, संसद ने कानून बनाया था अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें सरकार ने ये गारंटी दी थी कि सरकार इस कानून के अंतर्गत देश के हर जिले में, तहसील में एक सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगी। वो अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ित निवेशकों से
भुगतान के आवेदन लेगा और उनके भुगतान के आवेदन लेकर ये सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुपरविजन में उस आवेदक का पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेंगे। ये एक व्यापक तंत्र हमारी भारत सरकार ने और तमाम राज्य सरकारों ने अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में बनाया हुआ है निवेशकों का भुगतान करने के लिए। निवेशक चाहे वो टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, जीसीए के हों, करम भूमि के हों, कल्पतरु के हों, सहारा इंडिया परिवार के हों, पीएसीएल पल्स के हों, डीपीएस एलाइड के हों, या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, जनशक्ति के हों, ट्रिनिटी के हों, अल्केमिस्ट के हों, कैमना के हों, किम के हों, फ्यूचर मेकर के हों, साइन सिटी के हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड के हों, या आरएमसीएल या रोज वैली, पिनकॉन, जेकेबी, समर्थ इत्यादि इत्यादि के आप किसी के भी निवेशक हो सकते हैं। ये कानून सबके लिए बनाया गया है साथियों। और ये जो तनावपूर्ण हालात आपने बनाए हुए हैं, इनसे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या और उलझ जाएगी और पैसा भी आपका वापस नहीं मिलेगा। पैसा तभी वापस होगा आपका जब आप इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का आवेदन अपने अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ करेंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि इस कानून पर काम नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। सरकार कछुआ गति से इस पर काम कर रही है, लेकिन आप चाहते हो कि काम तेजी से हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप इस भुगतान की मांग को और बढ़ाओ। अगर आप भुगतान की मांग को बढ़ाओगे, सरकार तक ये संदेश जाएगा कि देश के तमाम लोग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपना भुगतान मांग रहे हैं, तो सरकार इस कानून में जो व्यवस्था की गई है कि 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी, तो वो कर देगी। लेकिन ये जो आपस में आप लड़ते रहोगे, तो इससे तो जाहिर सी बात है सरकार को फायदा होगा, बेईमान सिस्टम को फायदा होगा और ठगों को फायदा होगा, क्योंकि आप ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग ही नहीं करोगे। आप ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज करने की, नीलाम करने की मांग ही नहीं करोगे। आप तो आपस में लड़ते रहोगे। तो आपस में लड़ोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा और इससे आप दोनों का नुकसान होगा। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने ये घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार उड़ीसा राज्य में बनती है तो हम कैबिनेट की पहली बैठक में ही अध्यादेश ला करके 24 घंटे के अंदर तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान की व्यवस्था कर देंगे। और उस एक घोषणा से दोस्तों उड़ीसा का इतिहास बदल गया। जिस उड़ीसा में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, उस उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठगी पीड़ितों ने बनवा दी। लेकिन उस बात की चर्चा आज ठगी पीड़ित नहीं कर रहे हैं, न कहीं मेन स्ट्रीम के मीडिया में हो पा रही है कि आखिर ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में क्या किया कि वहाँ उनकी सरकार बन गई। अन्यथा उड़ीसा में तो वर्कर भी ठीक से भारतीय जनता पार्टी के हर पोलिंग बूथ पर नहीं थे। केवल वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे मनमोहन सामल साहब, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करने के लिए सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर अध्यादेश ले आएंगे। और इस एक घोषणा ने दोस्तों जादू का काम किया और उड़ीसा का इतिहास पलट गया। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 12 तारीख को शपथ ले रही है सरकार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की। उम्मीद करता हूं भाजपा अपने इस वायदे को, वचन को याद रखेगी और उड़ीसा में न केवल उड़ीसा पीआईडी एक्ट के अंतर्गत अपितु अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत उड़ीसा के तमाम साथियों का भुगतान करेगी, पीड़ितों का। और जब उड़ीसा में भुगतान हो जाएगा तो समूचे देश में भी
इस भुगतान की प्रक्रिया को बल मिलेगा, तेजी आएगी साथियों, तो बाकी जो देश के लोग हैं, चाहे वो राजस्थान के हों, यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, बिहार के, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या आसाम के, गुजरात के या वेस्ट बंगाल के, आप सब भी इस अभियान को तेज कीजिए ताकि सरकार में बैठे हुए लोग अपने वचन को, वायदे को भूले नहीं। उन्हें पता रहे कि उन्होंने संसद के माध्यम से, राजनीतिक सभाओं के माध्यम से ये आश्वासन दिया है, ये वचन दिया है देश के ठगी पीड़ितों को कि वो उनका पैसा वापस करेंगे। और आप सब मिलके प्रयास करोगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा वापस मिल जाएगा। इस काम को तमाम साथी तत्परता से कर लें। चूंकि कानून बन गया है, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हालांकि ठग और उनके दलाल आपको हमेशा प्रलोभन देते रहते हैं, हमारे संगठन के साथियों को प्रलोभन देते रहते हैं, और वो प्रयास करते हैं कि ये जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का आंदोलन देश भर में मदन लाल आज़ाद और उनके संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन ने खड़ा किया है, इसको किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके उन्हें कभी सहारा सीआरसी पोर्टल के झमेले में उलझाया जाए, कभी पीएसीएल सेवी रिफंड पोर्टल के झमेले में उलझा दिया जाए, कभी किसी एनसीएलटी में, तो कभी किसी लिक्विडेटर में, तो कभी किसी उपभोक्ता अदालत में, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के झांसे दे दिए जाएं, ताकि ये लोग संगठित होकर भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की बात ना करें। हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, संगठन को तोड़ने के लिए, हमको कमजोर करने के लिए हमारे साथ तो खुद व्यक्तिगत बहुत अन्याय हुए हैं। हालांकि साथी हमारे आज हमारे खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि उनके साथ इतना जुल्म सरकार ने कर दिया होता तो शायद या तो अभी तक जेल से ही नहीं निकल पाते, या फिर जो है वो कब का घर द्वार सब छोड़ करके भाग गए होते। सबको पता है हमारे खिलाफ 3-3 मुकदमे बने हैं ठगी पीड़ितों के। इस आंदोलन के कारण, इस कानून की वकालत करने के कारण रेप जैसा झूठा मुकदमा दर्ज हुआ मदन लाल आज़ाद के खिलाफ, डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ मदन लाल आज़ाद के खिलाफ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के सचिव ने खुद तहरीर दी, और उस पर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुकदमा दर्ज किया, जिसकी अभी तक इंक्वायरी चल रही है। और इंक्वायरी में ऐसा कहीं नहीं आया कि मदन लाल आज़ाद ने पीएमओ या किसी के नाम पर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी की हो, ठगी की हो। तो हमारा मार्ग सत्य का था साथियों, इसलिए हम इतना जुल्म सह गए। अपने साथियों का भी जुल्म सहा, अपने साथी ही दुनिया भर के आरोप लगाते रहते हैं। शत्रुओं की तो कहें क्या, ठग तो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन ठगों के अलावा हमारे अपने साथी भी हम पर बहुत सारे घटिया, घृणित और ऊल जलूल किस्म के निराधार आरोप लगाते रहते हैं, और वो परिस्थितियों की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि ये लड़ाई कितनी कठिन है। इस लड़ाई को अगर हर कोई लड़ लेता तो मेरी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, शायद मुझे भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर परमात्मा ने मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए चयनित किया, तो उसके पीछे परमात्मा की कोई न कोई योजना अवश्य रही होगी। उसने देखा होगा कि यार कौन आदमी हिंदुस्तान में ऐसा है जो इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी, संयम, साहस, विवेक और ज्ञान के साथ लड़ सकता है और जीत सकता है, और देश के उन करोड़ों नागरिकों को, ठगी पीड़ितों को न्याय दिला सकता है, उनका भुगतान दिला सकता है, जो 20-30 साल से न्याय के लिए, भुगतान के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। परमात्मा हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो मैं जब समीक्षा करता हूँ अपने जीवन की कि मुझे इस फील्ड में क्यों उतार दिया गया, मुझे इतने कष्ट किस लिए दिए जा रहे हैं, इसके पीछे कि झूठे मुकदमे दुनिया भर के और दुनिया भर की प्रताड़नाएं, अपमान,
तो मुझे लगता है, एहसास होता है कि परमात्मा को शायद कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो इस लड़ाई को विजयश्री तक ले जाए या ईमानदारी से लड़ सके। इसलिए शायद उन्होंने मेरा चयन किया, चूँकि मेरे अनुभव को वो देखते ही रहे होंगे, मेरा जीवन देखा है। परमात्मा ने मुझसे तो साक्षात्कार हुआ है, लंबा साक्षात्कार हुआ है ईश्वर का। तो वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, और वो तो घट घट व्यापी हैं, वो सबके बारे में जानते हैं, आप सबके बारे में भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने आपको चयनित नहीं किया होगा, आपको बाधा बनने के लिए चयनित कर लिया होगा कि तुम रोड़े अटकाना, ताकि मदन लाल आज़ाद को इस लड़ाई को लड़ने की और शक्ति मिले, वो और शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ सके। तो साथियों, सरकार से जितना टकराव हमने, हमारे संगठन ने लिया है, संभवतः कोई और साथी नहीं ले सकता। कई साथी सोचते हैं कि हम सरकार से डर गए। डरे नहीं हैं, हम तो डरते ही नहीं किसी से परमात्मा के अलावा। हम तो केवल झूठ से डरते हैं, बेईमानी से डरते हैं, असत्य से डरते हैं, और उस ईश्वर से डरते हैं कि हम कोई कभी ऐसा काम ना करें कि ईश्वर से या स्वयं से हमें नज़रें मिलाने में संकोच महसूस हो। सरकार से डरने का तो सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं डरे हैं। लेकिन चूंकि आप सब जल्दबाजी का शिकार हैं, संयम नहीं है आपके पास, आप लड़ाई की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, इसकी कठिनता को नहीं जानते हैं, तो मजबूरन कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि शासन से समझौता करके उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे तो संभवतः आपका भुगतान जल्दी हो जाएगा। केवल उसके पीछे यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। शासन से तो जितनी लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे उतना तो व्यक्तिगत रूप से तो हमको फायदा होगा, लेकिन जब लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं होगा। उससे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को लाभ होगा, एजेंट साथियों को लाभ होगा। मेरा क्या लाभ है उसमें? मुझे तो सरकार से कुछ चाहिए ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुझे तो न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न धन चाहिए। चूँकि परमात्मा ने दो मजबूत हाथ दिए हैं, इतनी बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, साहस दिया है कि अगर जंगल में भी बैठ जाऊंगा तो भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी, भीख मांगने की नौबत नहीं आएगी। सब कुछ अपने बल से, अपने साहस से, अपने जीवन के लिए प्राप्त कर लेंगे, और आकांक्षा तो है ही नहीं कोई। साथियों, इस परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। आप लोग, जो लोग आपको बहकाने का, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहें और 31 जुलाई तक सब्र करें। 31 जुलाई तक कोई भी आंदोलन आप लोग सरकार के विरुद्ध ना करें, चूंकि सरकार ने जो वचन दिया है वो उसको याद दिलाने का समय अब आ गया है। 31 जुलाई तक आप इतना अवश्य कर लें कि अपनी शक्ति को बढ़ाएं, ताकि सरकार को ये भी पता चल सके कि यदि अब हमने ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप की आवाज़ को नहीं सुना, इनकी न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति नहीं की, लोगों का भुगतान नहीं किया, तो कल ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। तो इतनी ताकत आप अवश्य साथियों संकलित करते रहें, ताकि हम 31 जुलाई को जब राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सेमिनार सभा, विशाल सभा आयोजन करें, तो उसमें न केवल सरकार बल्कि विपक्ष के लोग भी खुशी खुशी आएं, और वो आपको आकर प्रणाम करें, सिजदा करें, आपका भुगतान करें और करवाएं। ये ताकत आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे, आप ऐसे ही उलझे रहोगे, तो जैसे खागा में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वैसे ही अन्य जगहों पर भी होगा। तो आप तमाम साथी एक तो सदस्यता अभियान को बहुत तेज़ कर दें, जगह जगह मीटिंग करें। हमारे तमाम साथी, राजस्थान के साथियों ने भी कल मीटिंग की है, हरियाणा वालों ने की है। तो सभाओं का आयोजन करें, चाहे वो छोटी छोटी हों कॉर्नर मीटिंग, लेकिन उनका आयोजन करते रहें, ताकि ये जो आग आपने भुगतान की जलाई है ये बुझ न जाए, ये जलती रहे, और 31 जुलाई को ये इतनी विशाल ज्वालामुखी का रूप ले ले कि सबको ये सिद्ध कर दिया जाए कि अब अगर आपने भुगतान में कोई भी हीला हवाली की, लेट लतीफ़ी की,
कहीं भी डाइवर्ट करना चाहा हमारे माइंड को, तो हम इस ज्वाला की अग्नि में पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को भस्म कर देंगे। मिलता हूं कल आप सबके साथ। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि देश में एजेंट और निवेशकों के बीच झगड़ा खत्म हो। उन्हें पता चले कि किसी भी निवेशक ने किसी एजेंट के साथ कोई बदतमीजी की, कोई उस पर हमला किया, उसकी किसी प्रॉपर्टी को जब्त करने का, छीनने का प्रयास किया, तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होंगे और वो भी जेलों में सड़ जाएंगे। अगर सबको भुगतान पाना है तो सब अपना अपना वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान का दावा प्रस्तुत करें। सरकार ने कानून बना दिया है, निश्चित रूप से आप अपना पैसा मांगोगे तो आपका पैसा मिलेगा। चूंकि देश कानून से चलना है, कानून से ही चलेगा। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी शपथ से पहले संविधान के समक्ष नतमस्तक हो रहे थे, यानी कानून को उन्होंने भी सर्वोपरि मान लिया है। सब लोग कानून को सर्वोपरि मानते हैं, आप भी मान लें। चूंकि सब कुछ विधि के दायरे में ही होना है। जो विधि में लिख दिया जाता है उसको कोई मैटनहार नहीं है। चाहे आप धार्मिक रूप से भी देख लें कि जो विधाता ने लिख दिया है वो होना ही होता है। तो जब विधि में आ गया कि आपका भुगतान होना है तो होगा। उसके लिए अपने बल का प्रयोग करें, सत्य और अहिंसा के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत साथियों।